दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का नाम है मेट्रो लाइफ। उस जन सैलाब के साथ वे लोकल के उस डिब्बे में चढ़ गईं। रोज़ की तरह ही मुंबई करों की ज़िंदगी कहीं भी जाने वाली इस लोकल ट्रेन की खटखट के साथ ही शुरू होती है और कदम मिलाने को मजबूर अधिकांश लोगों की ज़िंदगी इसी तरह खटकते हुए गुजरती जाती है और उन्हें वक्त का पता भी नहीं चलता। एक आध स्टेशन जाते न जाते उनको बैठने की जगह शायद कभी कभी मिल ही जाती है। उन्होंने अगले स्टेशन से चढ़ने वाली अपने मित्र के लिए भी जगह रोक कर रख ली थी। अगला स्टेशन आते ही वैसे ही उतर चढ़ के साथ और उन सब के बीच उनकी मित्र किसी तरह उन तक पहुंच ही गई और चारों आपस में आसपास एक ही सीट पर बैठ गईं। हेलो हाय और कुछ इधर उधर की कुछ हल्की फुल्की बातों के बाद विनीता ने आखिर अरुणा से पूछा, क्या हुआ कल, कुछ बता तो। इस पर बाकी दोनों मित्रों भी, मैरी और फातिमा ने भी उनकी उत्सुक नज़रें उस पर गड़ा दी। अरुणा ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी और मौन होकर खिड़की के बाहर देखने लगी। हालांकि अंदर ही अंदर वह बहुत ज़्यादा व्यग्र भी थी और उग्र भी। काफ़ी गुस्से में थी वह, इसलिए चुप ही रहना चाहती थी। उसके मौन पर जब मैरी ने उससे फिर से पूछना चाहा तो विनीता ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। वह नहीं चाहती थी कि वह फिर से उन्हें डिस्टर्ब करे और वे अपने अपने व्हाट्सएप के दुनिया में खो गई। अचानक फातिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके पास कोई मज़ेदार जोक आया था व्हाट्सएप पर। उसने हंसते हंसते पढ़कर सुनाया तो मैरी और विनीता भी उसके साथ ही हंस पड़ी और जोक को एंजॉय करने लगी। मगर अरुणा अभी भी अनमनी सी ही थी। कुछ देर तक लोकल अपनी गति से चलती और रुकती रही। लोग उतरते और चढ़ते रहे। इस बीच अरुणा ने सामान्य होने की काफ़ी कोशिश की, पर वह बुरी तरह से असफल रही। शायद कल का पूरा टेंशन उसके ऊपर अब तक था। साला अड़ियल, उसके मुंह से आखिर निकल ही गया। इसके साथ ही मानो उसके मुंह में कुनैन घुल गया हो। हाँ, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। अड़ियल, बिल्कुल अड़ियल, कोई कम तो कोई ज़्यादा। विनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे सहमति जताई और उसे शांत रहने की ज़रा सी कोशिश की। कल तेरी काउंसलिंग थी ना, क्या हुआ उसमें? विनीता ने दोबारा सहानुभूतिपूर्वक उससे पूछा। काउंसलिंग? हाँ, जाके पैर फटे न बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। अरुणा ने जैसे इस मुहावरे में अपने मन की सारी बात कहने की कोशिश की थी। जिन्होंने कभी शादी ही ना की हो या जो खुद अपना घर तोड़ कर बैठे हैं, वो भला दूसरों को क्या सिखाएंगे कि शादी कैसे बनाए रखनी है। वो क्या जाने काउंसलिंग करना। यही होती है काउंसलिंग। कल भी वही हुआ जो रोज़ हमेशा होता रहता है। वह अपनी बात पर अड़ा था और मैं उसे राज़ी करने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर फिर वही हुआ, मैं असफल हुई। अरुणा के मन का सारा गुब्बार एक ही बार में निकल पड़ा। अरे पर उसे प्रॉब्लम क्या है, ये तो बता। शादी के बाद जैसे लड़के अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, वैसे ही ज़रूरत पड़ने पर लड़कियों को भी अपने माता पिता की देखरेख करनी ही पड़ती है। हाँ, अगर भाई है तो फिर भी ठीक है, पर इकलौती संतान होने के कारण अगर अपने माता पिता की देखरेख कर भी ले तो कौन सा अनर्थ होने वाला है। फातिमा के शब्दों में उत्तेजना और समझाइश का मिला जुला भाव था। असल में ये चारों मित्र अपने अपने निजी कारणों से दुखी हैं और लोकल ट्रेन में रोज़ ही आपस में मिलती रहती हैं। सभी को लगता है कि बाकियों का दुख मुझसे अधिक है और यही दिलासा उन्हें वर्तमान में बने रहने की हिम्मत देती है। चारों की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग होने के बावजूद चारों आपस के दिल का हाल ले लेती हैं
और एक बात साझा थी, वह थी उनके वैवाहिक जीवन की उठापटक। कोई उस संघर्ष को पार कर चुकी है तो किसी की लड़ाई अभी भी जारी है, उसी से गुजर रही है। अरुणा, जो आज के घटनाक्रम की केंद्र बिंदु है, अपने माता पिता की इकलौती संतान है। और यह बात लड़के वालों को अच्छे से पता थी, शादी के पहले से ही। अच्छे खाते पीते घर की बेटी को उन्होंने अपने से भी ज़्यादा संपन्न परिवार में ब्याह है। नासिक के पास ही गांव में पली बड़ी और शादी के बाद का ठिकाना हुआ मुंबई। पूरा ज़मीन आसमान का अंतर। माता पिता वहीं गांव में खेती करते हैं, लेकिन अब उन पर वृद्धावस्था हावी होने लगी है और वे बीमार रहने लगे हैं। भला करें भी क्या, आगे पीछे कोई नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर के बाद उसके बाबा और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। परिणाम ये कि वे खेती अब नहीं कर पाते। बेचारी माँ अकेली खेती देखे या उन्हें, इसीलिए वे अब खेती को हिस्सेदारी में देना चाहते हैं। माता पिता को उनके जीवन के संध्या काल में संतान नहीं देखेगी तो भला कौन देखेगा। पिता यदि वृद्ध हैं तो माँ भी तो उनकी हमकदम ही होती है। उसकी भी तो उम्र हो चली है। हाँ, 2-4 कदम पीछे ही सही, लेकिन काफ़ी अंतर नहीं होता। ऐसे में अरुणा उनके पास अक्सर ही मुंबई से गांव आती जाती रहती है। ख़ास तौर पर वीकेंड्स में वह यही करती है। उसके पति से उसकी इसी बात को लेकर लगातार तकरार होती रहती है। अरुणा का अपने गांव जाना उसे फूटी आंख नहीं सुहाता और वह इस बात ले लिए उससे लगातार झगड़ता रहता है। अरुणा के अपने तर्क हैं, अपने माता पिता की देखभाल के। दोनों ही अपने अपने स्टैंड पर अच्छे से कायम हैं। इसका परिणाम अंततः तलाक तक आ पहुंचा है। परिवार कोर्ट में अरुणा ने खुद ही तलाक के लिए आवेदन दिया था। हालांकि वह यह बात अच्छे से जानती है कि उसके आवेदन देने पर और ऐसा करने से वह अपने पति से पर्याप्त मुआवजा नहीं ले सकेगी, लेकिन मरती क्या न करती। माँ बाप भी तो ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। मुझे पैसों की नहीं, माता पिता के साथ रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, वह लगातार यही कहती रही। परिवार कोर्ट ने कल इसी सिलसिले में उन दोनों को समझाइश देने के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया था, और हुआ वही जो हर बार होता है। बिना किसी निर्णय के उनकी काउंसलिंग पूरी हो गई और इसी के बारे में बाकी मित्र जानना चाह रही थी। देख लो यार, ज़िंदगी समझौतों का दूसरा नाम है, फातिमा ने उसे समझाते हुए कहा। इस घटनाक्रम से वह खुद को अब जोड़कर देखने लगी। इन सब को वह खुद के दुखों से जोड़कर देखने लगी। फातिमा उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में जन्मी और पली बड़ी थी। अपनी जन्मजात सुंदरता के कारण वह हमेशा से ही ग्लैमर की दुनिया की ओर आकर्षित रही थी। घर परिवार के लगातार विरोध के बावजूद एक दिन वह घर से आखिर भाग निकली और अगली सुबह वह मुंबई में आ पहुंची थी। गांठ का पैसा खत्म होते ही उसे आटे दाल का भाव पता चला। उसे एक बारगी लगा कि मुंबई उतनी आसान नहीं जितनी बाहर से दिखती है और जितनी वह सुनहरे पर्दे पर देखा करती थी। लेकिन वापसी के सारे रास्ते तो वह खुद ही बंद करके आई थी। इसलिए जैसे भी हो उसे यही रहने की मजबूरी थी। सुंदरता एक ऐसा हथियार है जिससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं, ऐसा उसे लगता था। सामने वाला उस चक्रव्यूह में ऐसे घुसता है कि वहीं ढेर हो जाता है, और यही सब फातिमा के साथ हुआ। फातिमा के पास भी अपनी सुंदरता को ऐसे ही धारदार हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसने भी वही किया था। जो भी मिला उसे इस्तेमाल करते हुए वह ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई। बहुत कुछ खोने के बावजूद वह पहुंची सिर्फ एक एक्स्ट्रा तक। अब तक वह हीरोइन भी नहीं बन पाई थी। कभी कभार किसी फिल्म या सीरियल में छोटे मोटे रोल मिल जाते थे। जिस कास्टिंग काउच की चर्चा अक्सर होती रहती थी, उसे उसने
बरसों भोगा है और उसी का इस्तेमाल किया है। शुरू में उसने लोगों का इस्तेमाल किया और लोग अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वह यह बात बखूबी जानती है, लेकिन कोई चारा नहीं है। अब हालांकि उसने शादी तो कर ही ली है, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसका शौहर उसे अक्सर ही इस बात के लिए ताना देता रहता है कि वह चीज़ ही क्या है, और उसने सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी की है। बड़ा एहसान किया है उस पर। वह ड्रग एडिक्ट है और उसके साथ साथ बेरोज़गार भी। फातिमा ही अकेली घर चलाती है, फिर भी फातिमा पर उसकी मनमानी चलती ही रहती है। आखिर क्या जवाब दे सकती है वह ज़रा भी मुंह खोलती है तो वह तलाक देने की धमकी देता है। वह चाहती है कि उसकी भी एक औलाद हो। आखिर ज़िंदगी में कुछ तो वह भी पा सके, शायद औलाद का ही सही, जो उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन फातिमा की उम्र अब ढलने लगी है। वह अब चाहकर भी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि जाने अनजाने वह इतने एबॉर्शन करवा चुकी है कि उसका शरीर अब पूरा का पूरा खोखला हो गया है। वह तो भला हो उस प्रोड्यूसर का जिसने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे रखी है। उसी के भरोसे शायद वह अब तक चल पाई है। अपने शबाब के दिनों में वह तब उससे मिली थी जब उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। ऐसे में फातिमा ने उसका साथ दिया और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की। वह कम से कम इतना भला इंसान तो है कि उसने फातिमा को अब तक अपने यहाँ नौकरी पर रखा है। इस्तेमाल करे चाहे ना करे, वह नौकरी पे तो रखता ही है। यही उसे अशरफ मिला था, जो अब उसका शौहर है। बाय बाय, अपना ठिकाना तो आ गया, फातिमा ने कहा और अपनी सोच से बाहर निकली। अब वह उस स्टेशन पर उतर गई। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, है ना? अरुणा ने कहा। उसकी इस बात पर मैरी और विनीता दोनों एक साथ उसकी ओर देखकर आपस में सहमत हुई और उन्होंने भी सहमति जताई। उनकी बातों में फातिमा के लिए सहानुभूति होने के बावजूद थोड़ा सा उपहास भी था। तेरा सोना क्या कहता है वो तो बता। तू तो कहती है कि वह भी मिलावटी सोना है, अब तू जवाब दे, अरुणा ने विनीता से पूछा। अब विनीता की बारी थी। हाँ, वह भी मिलावटी सोना ही निकला। खरा सोना तो जैसे आजकल मिलना ही बंद हो गया है और खदानों से निकलना ही बंद हो गया है। हमको शुरू में लगता है कि अरे यह थोड़ा अलग है, बाकी मर्दों से थोड़ा सा अलग, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह भ्रम टूटने लगता है, विनीता ने कहा और उसका मूड ऑफ होने लगा। अरुणा उसके बारे में सोचने लगी। विनीता से उसकी दोस्ती महज 2-3 साल ही पुरानी है और वह भी उसे लोकल ट्रेन में ही मिली थी। जब अरुणा शादी के बाद मुंबई आई थी तब वह स्टेशन के पास के मंदिर में रोज़ाना भगवान के दर्शन के लिए आती थी। वही उनकी पहचान हुई थी और फिर दोस्ती। विनीता जन्म से ही मुंबई कर है। उसके पापा ने उसकी मम्मी के रहते हुए ही दूसरी शादी कर ली थी और भला आज के ज़माने में कौन किसको रोक सकता है। और इसी कारण से विनीता के होश संभालते न संभालते वे उन लोगों से अलग रहने लगे थे। वह अपनी माँ के साथ और अपने भाई के साथ अकेली अलग फ्लैट में रहती थी। विनीता और उसके छोटे भाई को माँ ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माँ और पिता दोनों का प्यार देकर पाला पोसा और पढ़ाया था। अब विनीता की उम्र शादी लायक हो गई है, या यूं कहिए या ईमानदारी से कहें तो शादी की उम्र निकल रही है। लेकिन अपने पिता की बेवफाई से माँ की हुई हालत को देखकर और उसकी पीड़ा को उसने बहुत शिद्दत से देखा और महसूस किया है, इसलिए वह शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और शादी की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। माँ उसको समझा समझा कर थक गई है कि ज़िंदगी में शादी करना बहुत ज़रूरी है। आपने शादी करके क्या सुख पाया, वह अक्सर ही माँ से पूछ बैठती है। इस पर माँ के पास
कोई भी जवाब नहीं होता। आखिर संतोषजनक जवाब होता भी क्या। फिर वे भी कहती हैं, दुनियादारी चलाने के लिए शादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं चलानी दुनियादारी, समझी आप। और वह बुरी तरह से उखड़ जाती और गुस्से में आ जाती। अच्छा सोच, अगर मैंने शादी नहीं की होती तो तू और सोनू कहाँ से आते, ये बता तू। जो तुम आज मेरा सहारा तो हो, कम से कम जीने के लिए तुम तो मेरा ध्यान रखती ही हो, बल्कि मेरे एकाकीपन का भी तुम दोनों ही सहारा हो। माँ उसे प्यार से समझाती। वह इस बात पर चुप हो जाती। ठीक है, मैं सोचती हूँ, अगर करनी होगी तो। एक दिन उसने माँ का मन रखने के लिए यूं ही कह दिया कि बस। माँ उसी दिन से हर रोज़ रात के खाने पर उसकी ओर उत्सुकता से ध्यान से देखती रहती, तो वह उनसे आंख भी नहीं मिला पाती थी। उसने तो केवल उनका मन रखने के लिए ही हाँ कहा था। मेरे ऑफिस की एक कलीग का भाई है इंदौर में, उसका खुद का बिजनेस है। वह कुछ दिनों के लिए यहाँ आया है। मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम है। वे लोग एक संस्कारवान लड़की देख रहे हैं। तू कहे तो मैं बात करूं? एक दिन माँ ने उससे सीधे सीधे पूछ ही लिया। इंदौर? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं जाना मुंबई से बाहर। मुंबई के अलावा भी कोई शहर है क्या रहने लायक? मैं शादी करूंगी तो केवल यहीं, वरना नहीं करूंगी। विनीता ने आउटराइट वीटो कर दिया था कि वह बम्बई से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। एक दिन वह शाम को अपने एक कलीग के साथ घर आई। उसे माँ और भाई से मिलवाया। बातचीत में विनीता ने कहा कि यदि वे लोग चाहेंगे तो अब वह उनका कलीग उनके साथ यहीं पर रहेगा, ताकि उसका रहन सहन, बात व्यवहार देखा और परखा जा सके, ताकि बाद में उसके साथ शादी करने का विचार हो और सब ठीक रहा तो वह उससे शादी कर लेगी। जब माँ और भाई ने दोनों ने मिलकर विरोध किया तो विनीता ने फिर उसके साथ कहीं और कहीं दूसरी जगह रहने की बात कही। माँ बुरी तरह डर गई। अंततः यह सोचकर हार माननी पड़ी कि वे लोग यहीं रहेंगे तो कम से कम उनकी बेटी तो उनके पास ही रहेगी और उनकी लड़की उनकी आंखों के सामने तो रहेगी। लोग क्या कहेंगे का टेंशन तो वे कब से भूल चुकी थी। अपने पति से अलगाव के समय से ही छोड़ चुकी थी। राघव, यही नाम था उस नौजवान का, उनके साथ रहने लगा। इस बात पर गुस्से में आकर भाई उनका घर छोड़कर चला गया था। अब केवल घर में वे 3 लोग ही थे। थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। विनीता की माँ यह सोचकर मन ही मन खुश थी कि चलो बेटी का घर बस जाएगा। इसीलिए वह उनकी किसी भी बात पर या किसी भी चीज़ का कोई भी विरोध नहीं करती थी। लेकिन राघव जल्दी ही अपने मूल रूप में सामने आने लगा। वह विनीता से शारीरिक संबंधों के लिए कहने लगा। विनीता इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। वह उसके भावनाओं के विरुद्ध था। एक दिन वह उस पर बुरी तरह बिफर पड़ी। उस रात को तो हद ही हो गई। राघव चुपके चुपके उसके कमरे में दाखिल हो गया और ज्यादती पर उतर आया। वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। माँ की मदद से ही वह खुद को उससे बचा सकी थी। उसी समय उन्होंने उसको अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अपनी इस बात के लिए वह खुद ही शर्मिंदा थी। और विनीता बुरी तरह हर्ट होकर फिर से अकेली हो गई थी। अब तो माँ की भी बहुत उम्र हो चली थी। ऐसे में माँ की पूरी जिम्मेदारी अकेली उसी पर आ गई थी। मैंने आपसे ही शादी कर ली है समझो। और वह माँ से अक्सर मजाक में यही कहती थी। और कोई नहीं मिला तो भला क्या करे। अगले स्टेशन पर विनीता और अरुणा दोनों उतर गई। फिर रह गई केवल मेरी अकेली। मेरी को अगले स्टेशन पर ही उतरना होता है, इसलिए वह सीट से उठकर बाहर आकर खड़ी हो गई। साथ ही वहीं गेट पर हाथ पकड़कर रुक गई। हेलो मेरी, कैसी हो? अचानक उसके पीछे से आवाज़ आई। वह आवाज़ को तो पहचान गई थी, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ा गई। यह उसका एक्स हस्बैंड रोहन है।
जो सीखचों के बाहर दूसरी तरफ जेन्स कोच में खड़ा था। वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ठीक हूँ, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और अपने मोबाइल से खेलने लगी। वह उसे अवॉइड करना चाहती थी। अब तक नाराज़ हो, बात नहीं करोगी मुझसे? रोहन ने मनोहार से पूछा। नहीं, उसने एकटक जवाब दिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं करनी, समझे तुम? आप अपना काम कीजिए और मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए, उसने दबी जुबान से लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा। तो रोहन थोड़ा सा सहम गया और फिर उसने वह गलती नहीं की। हालांकि स्टेशन का फासला अभी और कुछ मिनटों का ही था, लेकिन मेरे को उस समय वे कुछ मिनट नहीं बल्कि कई दिनों के समान लगे। वह नहीं चाहती थी कि इस बीच रोहन उससे फिर से कोई बात करे। इन कुछ पलों में रोहन को पिछले साल 1.5 साल की घटनाओं का स्मरण हो आया था। उस समय रोहन और मेरी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और ऑफिस में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। शुरुआती हेलो हाय के बाद वे मित्रता और प्यार के पड़ाव से गुजरते हुए जल्दी जल्दी में ही शादी के स्टेशन पर आकर खड़े हो गए थे। रोहन और मेरी के बीच धर्म का कोई खासा झगड़ा नहीं था, बल्कि रहन सहन, खान पान और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा फर्क था। मित्रों और परिवारों की तमाम कोशिशों के बावजूद और सब लोगों के समझाइश के बावजूद दोनों ने किसी की भी एक बात नहीं सुनी और झटपट शादी कर ली। शादी के बाद जल्दी ही दोनों को लगा कि परस्पर जीवन निर्वाह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ज़िंदगी के शादी जैसे बड़े फैसले जल्दबाजी में कभी भी नहीं लिए जाने चाहिए। जो गलती उन्होंने की थी वह किसी को नहीं करनी चाहिए। 2020 क्रिकेट की तरह ही उन्होंने तलाक का निर्णय भी जल्दबाजी में ही ले लिया और जल्दी ही उन्होंने तलाक भी ले लिया और वे दोनों एक दूसरे के एक्स हो गए। इसी दौरान मैरी ने अपना जॉब भी स्विच कर लिया ताकि उसे रोहन से रोज़ ना मिलना पड़े। साथ ही रोहन के हिसाब से अपनी शिफ्ट भी चेंज कर ली ताकि आते जाते समय उससे सामना भी ना होना चाहिए। रोहन आज किसी तरह से मैनेज करके उससे मिलने आया था, लेकिन मैरी से ऐसे व्यवहार की उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह हैरान हो गया उसकी बातों के ढंग को लेकर। इसी कारण वह व्यथित हो गया था, पर उसके पास मेरी की बेरुखी को सहने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब वे पति पत्नी नहीं थे। अपने वैवाहिक दिनों में भी दोनों परस्पर एक दूसरे को ना समझ पाने को ही आरोप लगाते रहते थे। कोशिश तो दोनों ने की नहीं, पर शायद आज भी यही हुआ था। इतने में स्टेशन आ गया। मेरी की तो जैसे जान में जान आ गई। वो जल्द से जल्द ट्रेन से उतरना चाहती थी और इसलिए वह जल्दी से उतरकर भीड़ में चुपके से खो गई। रोहन की बेचैन आंखें उसे खोजती ही रह गई। और फिर दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।